गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद चित्रा पर। जैसा कि लास्ट में हमने अपने एक्सेल के जो टॉपिक्स वगैरह हम फॉर्मूलेज देख रहे थे, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सैलरी शीट। यानी एक्सेल में आपके दो तरीके की सैलरी शीट बनती है, एक डे वाइज और एक टाइम वाइज। तो आज हम जो यहाँ पर सैलरी शीट देखेंगे वो है हमारी टाइम वाइज। तो देखिए, टाइम वाइज सैलरी शीट बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स ली है, जैसे सीरियल नंबर, फिर हमने एम्प्लॉय का नेम जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टाइम है पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम, क्योंकि 3 ही टाइम होते हैं इसलिए हमने तीनों टाइम यहाँ पर एप्लीकेबल किए हैं। टाइम का टोटल कितना रहता है, बेसिक सैलरी, DA, MA, HRA, PF एंड आपकी टोटल सैलरी और नेट सैलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो। एंड दूसरी चीज़, अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न, मेरे इस चैनल पर आपको MS ऑफिस एंड कंप्यूटर से रिलेटिव जो है आपको बेस्ट यूज़फुल इम्पॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स मिलती है और मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर तो हम जो भी XYZ 1 2 3 लेना चाहें हम वो ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर नेम है, सेम नेम यानी जो हेडिंग है मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम पर रखनी है। इसके लिए मैं यहाँ पर मर्ज की शॉर्टकट की Alt+H+M+C मैंने यहाँ पे प्रेस करी। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पर यूज़ करना है F4। आप जैसे ही F4 करेंगे वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल टाइम है, अगर मैं बार बार इन चीज़ों को सिलेक्ट करके F4 करूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए जैसे मैंने टोटल टाइम को मर्ज कर लिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर, और इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सभी जो डिटेल है आपकी ये मर्ज हो जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मर्ज में क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं सेल में वही अप्लाई होती है। तो जब भी आप मर्ज करें तो जैसे आपको A और ये B, ये 2 सेल हैं, इन दोनों सेल्स को अगर आपको मर्ज करना है तो इसमें B वाले सेल में कभी ना लिखें, A वाले सेल में लिखें। तो फिर आपको नीचे के जितने भी आपको एरिया मर्ज करने होंगे और आगे तक के बाय फॉर्मेट प्रिंटर वो यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। अब इन सबको मुझे ऑटो फिट करना है, इसके लिए मैंने Alt+HOI प्रेस किया है एंड बॉर्डर के लिए आप Alt+HBA भी प्रेस कर सकते हैं। ये छोटी छोटी शॉर्टकट कीज़ है जिनसे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए हम अभी एक बार 3 की ही टेबल बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम मैंने एक बार XYZ ABCD ही नेम ले रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं ले रही हूँ। उसके बाद है फुल टाइम, पार्ट टाइम, ओवर टाइम। आप सपोज कीजिए कोई भी एम्प्लॉई है, जैसे ये तो क्या एक हम डेमो शीट बना रहे हैं, बट जब आप रियली बनाएंगे तो आपको पहले से ही डेटा मिलेगा। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग की कंडीशन ले रहे हैं कि कोई भी कंपनी है, एक कंपनी में अगर 28 डेज ओपन होती है, यानी एक महीने में 28 डेज होते, तो 28 डेज में से अगर हम अपने 4 संडेज जो हैं वो लेस कर दें तो कितने बचेंगे, 24। तो 24 डेज हैं, अगर 24 डेज को हम मल्टीप्लाई करें, यानी कोई एक पर्सन है वो आपके कितने दिन काम करने आ सकता है। भाई अगर कोई भी एम्प्लॉई है आपके अगर फुल टाइम काम कर रहा है तो एक दिन में या तो 8 घंटे आएगा या फिर 10 घंटे, पर ज़्यादातर आपके 8 घंटे की ही कैलकुलेशन की जाती है। तो हम अपनी इस कैलकुलेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल हमारा टाइम कितना आया, 192। यानी ये टाइम तो एम्प्लॉय को देना ही देना है फुल टाइम में। और पार्ट टाइम के लिए भी ऐसे ही कर लेंगे, डेज वही रहेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है, 5 आवर्स लास्ट होते हैं पार्ट टाइम के लिए, तो पार्ट टाइम के लिए हमने 120 ले लिए। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर डिटेल ऐड करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय है उसका 192, वो कम्प्लीटली अपने टाइम आ गया, बाकी वो यहाँ पे फुल टाइम नहीं काम करता तो हमने इसको यहाँ पे हटा दिया। अब जो एम्प्लॉय फुल टाइम काम कर चुका है वो पार्ट टाइम काम नहीं करेगा, इसलिए हमने उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली 0 ऐड कर दिया है। उसके बाद 120
किसी का टाइम है उसने पूरे अपने 120 आवर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, और कोई एम्प्लॉय है जिसने अपने काम यानी अपना जो टाइम है वो पूरा नहीं किया। अब जैसे सपोज कीजिए ओवर टाइम, अब ओवर टाइम तो हर एम्प्लॉय करेगा नहीं और रोज़ के रोज़ ओवर टाइम नहीं होता है। रीज़न क्योंकि एक लिमिट के बाद जो आप ओवर टाइम करते हो उसका भी आपकी कंपनी को डबल पे आउट करना पड़ता है, इसलिए कोई भी कंपनी आपसे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करवाती और ना ही आपको ओवर टाइम के लिए कहती है। तो सपोज़ कीजिए जो हमारी कंपनी है यानी हम जिसकी भी सैलरी शीट बना रहे हैं उसमें इस एम्प्लॉय ने कुछ भी ओवर टाइम नहीं किया। अब ओवर टाइम एम्प्लॉय 3 कंडीशन पे करता है, अपना टाइम पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, या फिर अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो हम तीनों इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जैसे इसका क्या था, थोड़ा बहुत काम बाकी था तो इसने 1 या 2 घंटे ओवर टाइम कर लिया। इसको कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क मिल गया या फिर ये कभी एब्सेंट था, आपको इसका अपना टाइम मैनेज करना था तो ये 10 आवर एक्स्ट्रा टाइम कर चुका। इसे थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए थी और उसका टाइम भी कम था तो इसने पूरे महीने में 15 घंटे यानी 15 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम कर लिया। अब टोटल टाइम करना है, सेम वही प्रोसेस करेंगे टोटल के लिए। ऑल्ट इक्वल ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है जिससे इन सभी को आप प्लस कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला डाउन साइड लेकर आना है, कंट्रोल डी। बेसिक सैलरी ये आपको अपने आप या तो लिखनी होगी या अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज होती है जिसमें क्या होता है भाई आपकी 3000 सैलरी, 4000, 5000 ये सैलरी फिक्स रहेगी। और जैसे अगर आप कोई बड़ी बड़ी कंपनीज देखें जिसमें आपके आवर्स के अकॉर्डिंग काम होता है, उनमें आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अपना टाइम भी बताना होता है कि भाई जैसे एम्प्लॉय है उसने 194 आपके आवर्स काम किया, आप 1 आवर के 100 रुपीज़ दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं, तो उस अमाउंट से आपको उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पर सपोज किया कि जो मेरा टाइम है मैं उस टाइम को मल्टीप्लाई करूँगी 15 से। तो एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी यानी जो उसने काम किया उस चीज़ की सैलरी यहाँ पर हमने ऐड कर दी। उसके बाद होता है डीए का मतलब होता है डियरनेस अनाउंस, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महंगाई भत्ता। तो ये आपकी सैलरी का 10% लिया जाता है। तो हमने आपकी सैलरी को सिलेक्ट करके इसको 10 से डिवाइड कर दिया या फिर परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसकी 10% यहाँ पर ऐड हो जाएगा। डीए आपको किस लिए दिया जाता है कि भाई आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें से 12% आपका पीएफ डिडक्ट होता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मानिए 5000 सैलरी है, तो अगर 5000 की सैलरी में से आप 12% डिडक्ट कर लेंगे तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बचेगी, यानी ये अमाउंट मल्टीप्लाई 12%, कितना हो गया 600। अब आप अगर इसकी सैलरी में से 600 डिडक्ट कर लेंगे तो पहले ही इसकी सैलरी इतनी कम है तो ये क्या होगा, आपकी जो सैलरी है उसका भी बहुत कम पार्टीशन ये सेव कर पाएगा या फिर अपनी जो इनकम है उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए सरकार ने कुछ कानून ऐसे बनाए हैं कि जिनकी सैलरी कम है, यानी कुछ स्टेप्स पे इसको डिवाइडेशन किया है कि जिनकी सैलरी कम है उनका 12% पीएफ अगर आप डिडक्ट करते हैं तो कितनी परसेंट सैलरी है उसका कितना परसेंट आपको देना है, कितना परसेंट रखना है, ये सब कुछ कैलकुलेशन रेडी की गई है ताकि किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो इसीलिए अब आप सोचिए किसी की 5000 सैलरी है, आपने उसका 10% ऐड कर दिया, यानी 500 रुपये आपने और ऐड कर दी। तो अगर आप यहाँ पे आपके पैसे हो गए 5500, तो देखिए आपकी कितना अमाउंट डिडक्ट होगा, 660 रुपीज़। तो अब उसके ऊपर क्या हो गया, उसका अमाउंट जो है वो डिडक्ट भी हो जाएगा और उसका अमाउंट जो है इतना ज़्यादा उसकी सैलरी पर इसका अफोर्ड भी जो है वो इसे कर पाएगा। इसीलिए आपकी जो डीए है वो 10% हमने यहाँ पर लिया है। ये कैलकुलेशंस टाइम पर चेंज होती रहती है तो आप इनको नेट पर इजीली चेक कर सकते हैं कि भाई डीए की अभी कितनी परसेंटेज चल रही है, या फिर आपकी कंपनी अगर आपको कोई कंडीशन बताती है तो आप उस कंडीशन को यहाँ पर यानी उतना परसेंट आप एम्प्लॉय को देंगे।
उसके बाद होता है एमए यानी मेडिकल अनाउंसेस। देखिए पहले ज़्यादातर ये सारे अनाउंसेस गवर्नमेंट में दिए जाते थे, आजकल ये सभी आपके जो अनाउंसेस हैं ये आपकी प्राइवेट कंपनीज भी आपको देती है। रीज़न, जिस भी कंपनी में आपके जो एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन है अगर वो 10 से अबाउट चली जाती है तो आपकी कंपनी को सभी एम्प्लॉयज़ को पीएफ देना कंपलसरी हो जाता है। यह आपके गवर्नमेंट का एक नियम है। उसके बाद देखिए एमए का मतलब होता है मेडिकल अनाउंस। जैसा आपने देखा होगा गवर्नमेंट में कई बार कोई बीमार हो जाता है, कर जाता है, तो उसके लिए वो लोग पैसे लेकर आते हैं, तो वो पैसे आपको किस में से मिलते हैं? एमए में। एमए हमने एक बार आपकी सैलरी का 5% लिया है। रीज़न ये है कि बहुत कम कंपनीज ही एमए और एचआरए देती हैं, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को ज़रूरत होती है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे देती है, अदरवाइज उसे नहीं भी देती हैं। इसीलिए एमए और एचआरए जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो मैंने एक बार सिर्फ जस्ट एंड जस्ट ओनली 5% मैंने इसे अप्लाई किया। उसके बाद एचआरए, होम रेंट अनाउंसेस, यानी सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय है वो जयपुर का रहने वाला है, उसकी जॉब आउट ऑफ जयपुर लग जाती है, बीकानेर या फिर आपके कोई अदर साइड में, यानी आउट ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थान के अंदर, बट जयपुर से बाहर, यानी जहाँ पर पर्टिकुलरली उसका घर है उस जगह से दूसरी जगह अगर उसकी नौकरी लग जाती है तो उसको घर पे रहने के लिए भी अपना घर का रेंट वगैरह कुछ देना पड़ता है। तो रेंट वगैरह वो कैसे देगा? उसके लिए भी सरकार यानी आपकी जो गवर्नमेंट है आपको या तो वो पैसा देगी, और अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर भी पैसे देता है। तो वही है, अगर कोई एम्प्लॉय रहता है तो उसे दिया जाता है, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है ये भी सबको दिया जाए, इसलिए ये भी हम एक बार 5% ही ऐड कर रहे हैं। उसके बाद है पीएफ। देखिए पीएफ आप सब ने सुना होगा, आप सब जानते हैं कि भाई जब कोई भी, जैसे हमने ज़्यादातर देखा है कि कोई भी जब रिटायर हो जाता है तो उसके हर महीने की पेंशन आती है, वो होती है हमारी पीएफ। देखिए जो पीएफ है टोटल ये आपके 25% डिडक्ट किया जाता है, पर इसमें से ज़्यादातर जो कैलकुलेशन सबको पता होती है वो 24% की ही होती है, क्योंकि 1% थोड़ा अदर रहता है। तो देखिए 24 अमाउंट में क्या होता है, जो आपका 24% है ये 2 पार्टीशन में होता है। 12% जो एम्प्लॉय है वो खुद देगा, और जो 12% है वो आपकी कंपनी देगी। यानी आप अपनी ज़िंदगी का जो भी अगर देखा जाए टाइम 24 आवर्स हैं, उसमें से कम आप 12 to 13 आवर तो अपने ऑफिस को ही देते हैं। तो आपके लिए जितने आप अवेयर हैं उतने ही आपकी कंपनी को भी अवेयर रहना पड़ता है। तो जितना अमाउंट आप अपने लिए डिपॉजिट कर रहे हैं उतना ही आपका अमाउंट आपकी कंपनी को भी डिपॉजिट करना होता है। कंपनी के लिए इसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज आपको पे करती हैं, कुछ कंपनीज आपको पे नहीं करती हैं। तो आप जहाँ पे भी जाएं पहले देख लीजिएगा वहाँ पे पीएफ वगैरह आपका डिडक्ट होता है। या जैसे आप कोई टेलीकॉम कंपनी वगैरह देखें तो उसमें आपके 24 अमाउंट जो है वो पूरा ही आप ही से डिडक्ट किया जाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये जो 12% है आपका, ये कम्प्लीटली पीएफ में आ जाता है, और जो आपकी कंपनी आपको पीएफ देती है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में जाता है। ये भी वैसे ईपीएफ ही होता है क्योंकि ये भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ही होता है। और बाकी जो है वो आपका ईएसआई में जाता है। यानी आपने देखा होगा कभी किसी को अपना घर बनाना होता है, घर में किसी की शादी करवानी होती है या फिर किसी की पढ़ाई वगैरह करवानी होती है, तो वो अपने कंपनी से पैसे लेते हैं। तो वो जो पैसे लिए जाते हैं वो आपके किस जगह से लिए जाते हैं? ईएसआई से। ईएसआई यानी आपके फ्यूचर के लिए ही आपकी जो कंपनी है वो पैसे यहाँ पर इकट्ठे करती है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे वापस हमारी कैलकुलेशन पर आते हैं। ये कैलकुलेशन बेसिकली है, वैसे इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, देखा जाए तो आप पढ़ सकते हैं उसे भी नेट पे। अगर हो सका तो मैं भी आपको इसके लिए एक पूरी क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। पहले अपनी कैलकुलेशन में आके टेबल पूरी करते हैं। पीएफ, अब पीएफ हमें को कितना पे करना है? 12%। अब 12% पे करना है, बट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बताई थी? 10% डीए प्लस होगा। तो यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है, आपकी बेसिक सैलरी उसमें प्लस डीए,
दोनों को प्लस करे बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपका 12% आपको डिडक्ट करना है। ध्यान रखिएगा डीए ऐड होना चाहिए। ये देखिए आपकी जो डिटेल है वो इस तरीके से आपके पास आ गई, यानी आपके दोनों अमाउंट को प्लस किया गया, उसके बाद आपने इसका 12% डिडक्ट कर लिया। अब टोटल सैलरी में सारी की सारी जो आपकी सैलरीज हैं, यानी आप उन सबको प्लस कर लेंगे। ऑल इक्वल सेम वही प्रोसेस, बेसिक सैलरी से लेके पीएफ तक हमने प्लस कर लिया। पीएफ तक प्लस करते ही देखिए सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। ये जो डेसिमल्स में काउंटिंग आ रही है ये सिर्फ इनमें पॉइंट्स की वजह से रह जाती है, तो आप इन डेसिमल्स की काउंटिंग को अप एंड डाउन करके इन इक्वल रख सकते हैं। अब देखिए पीएफ अभी हमने क्या किया है, इसे प्लस किया है, बट पीएफ कभी भी हमारी सैलरी में प्लस नहीं होता क्योंकि डिडक्ट होता है और हमें इसे क्या करना होता है, पे आउट करना होता है। पे आउट करने का काम आपका नहीं होता, जो सैलरी शीट आपका एचआरए बनाता है वही ये सब काम करता है। तो यहाँ पर डिडक्ट अमाउंट करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे टोटल सैलरी का कॉलम इसलिए अलग से बनाया है क्योंकि अगर हम इसके आगे अपना बोनस वगैरह या एवरीथिंग कुछ भी ऐड करेंगे तो बाद में हमें एरर शो करता है एक्सेल में ग्रीन कलर का। वो ग्रीन कलर का यहाँ पे कोने पे निशान इसीलिए आता है क्योंकि आप बीच में न्यूमेरिकल सेट जो करते हो वो छूट जाते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले टोटल सैलरी में इन सबको प्लस किया है ताकि अगर हम आगे अपनी टेबल ज़्यादा बढ़ाएं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। अब नेट सैलरी यानी ग्रोस सैलरी या फिर कैश इन हैंड जिसे हम कहते हैं, उसे अप्लाई करने के लिए हमें टोटल सैलरी में से माइनस करना है हमारे पीएफ के पार्टीशन को, तो हमें वो सैलरी मिल जाएगी जो सैलरी हमें एम्प्लॉय को देनी है। बस देखिए सैलरी शीट बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूलेज नहीं लगते, इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग और हमारे 3 फॉर्मूले ही लगते हैं, प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको करने की कोशिश करना। अगर कोई इशू रहता है तो मैं डाउट आपका क्लियर करवा दूँ। डाउट आए तो कमेंट कर सकते हो या फिर जितने भी मेरे अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने मेरे अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।